नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार की राजनीति को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि जातिवाद पर राजनीति बिहार में भी होती है और जातिवाद पर राजनीति उत्तर प्रदेश में भी होती है। वहां भी उसी तरीके से एमवाई समीकरण काम करता है और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से एमवाई समीकरण काम करता है। एमवाई समीकरण के चलते लालू प्रसाद यादव को भी सत्ता मिली और एमवाई समीकरण के चलते ही आप समाजवादी पार्टी को भी देख सकते हैं, उनका भी इतिहास एमवाई समीकरण के ही चलते आगे बढ़ा है। लेकिन इस बार बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा। इस बार बिहार के चुनाव में लोगों ने, जो बिहार की जनता थी, उस जनता ने एमवाई समीकरण की परिभाषा को बदल दिया। पहले एमवाई समीकरण की परिभाषा होती थी एम मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होता था और बिहार में भी ऐसा ही होता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने एमवाई समीकरण की परिभाषा को बदलकर एम मतलब मोदी और वाई मतलब योगी, मतलब ये मिलाकर एक नई परिभाषा बिहार की जनता ने बना दी है। और जाहिर तौर पर उसका असर भी देखने को मिला। जिस तरीके से बम्पर सीटें एनडीए को मिली, मोदी जी का जो जलवा और योगी जी का जो जलवा बिहार में देखने को मिला। 31 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया, 26 जिता दी। 2 सीटें कांग्रेस की छीन ली, पिछली बार कांग्रेस जीती थी वहां पर, और बम्पर बहुमत मिला है उन सीटों पर। तो इससे पता चलता है कि अब वो एमवाई समीकरण खत्म हो चुका है, जिस एमवाई समीकरण के सहारे लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए और अखिलेश यादव जिस समीकरण के सहारे सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं। अब यहां से एक सवाल खड़ा होता है कि क्या बिहार के रास्ते, अब उत्तर प्रदेश का रास्ता साफ हो चुका है योगी आदित्यनाथ का? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शनी रंजन सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। सर, क्या देख रहे हैं, क्योंकि समीकरण तो बदल चुका है। बिहार की जनता ने तो यह साफ कर दिया है कि जी एमवाई समीकरण अब मुस्लिम और यादव नहीं है, एमवाई समीकरण मोदी और योगी है। 2027 के लिहाज से सर कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव के नतीजों को? नहीं, अब एमवाई को तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। जैसे आपने कहा कि एमवाई का मतलब मोदी और योगी, और खुद मोदी ने कहा है कि एमवाई का मतलब होता है महिला और युवा। हाँ, तो एमवाई के 3 तथ्य जो है उभर करके पूरे देश की राजनीति में सामने आया है। एक मोदी का एमवाई, एक लालू का एमवाई। लालू के एमवाई में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव वाला भी एमवाई जोड़ लीजिए, और एक एमवाई जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं मोदी और योगी। तो ये जो नया वाला जो एमवाई है ना, मोदी और योगी का, महिला और युवा का, ज्यादा आज की तारीख में इफेक्टिव नजर आ रहा है जी। बिहार की राजनीति में बहुत गहरा प्रभाव डाला मोदी और योगी की जोड़ी ने, महिलाओं और युवाओं की जोड़ी ने जी। इन नए एमवाई ने पूरे बिहार की राजनीति का काया पलट कर दिया है। और पूरे देश स्तर पर उस तरीके से भी बात हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये नया वाला एमवाई चलेगा या पुराना एमवाई चलेगा। तो मुझे लगता है कि नया वाला एमवाई ज्यादा इफेक्टिव हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एमवाई के बूते आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं। कुछ विधानसभाओं पर बहुत प्रचंड जीत जरूर हासिल कर सकते हैं, वोट प्रतिशत भी आप ठीक ठाक ला सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं बनेगी, ये बता दिया बिहार ने। और उत्तर प्रदेश में भी अगर यही फॉर्मूला रहा विपक्षियों का, खास करके अखिलेश यादव का, कि सिर्फ हम एमवाई के बूते जीत जाएंगे, तो ठीक है कि आपका वोट प्रतिशत भी ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन सीटें ठीक ठाक नहीं दिखेंगी। एमवाई में भी टूट हो रहा है, बहुत टूट हो रहा है। यहाँ सीमांचल, बिहार का जो सीमांचल का इलाका है, जिसमें 4 जिले हैं, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, इन जिलों में 40 से लेकर के एक विधानसभा क्षेत्र में 70% तक, 69 पॉइंट कुछ प्रतिशत तक मुसलमान हैं। वहां पर भी महागठबंधन चुनाव नहीं जीत पाई, यानी आरजेडी चुनाव नहीं जीत पाई, कांग्रेस नहीं जीत पाई, यानी एमवाई समीकरण नहीं चला, बिखर गया, मुसलमानों में बिखर गया, पूरी तरीके से बिखर गया। तो बिखरे एमवाई समीकरण का इम्पैक्ट जो बिहार में हुआ है, उसका उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा, वो अछूता नहीं रहेगा। और सिर्फ मान लीजिए 100% एमवाई का वोट लेकर के भी आ जाते हैं, तो उससे भी आपकी सरकार नहीं बनने वाली है। मान लीजिए बिहार में जो वोटिंग हुआ, मुसलमानों और यादवों का कितना प्रतिशत जोड़ अगर लगाया जाए तो
मुसलमानों का रख लेते हैं 17.5%, 14% यादवों का, दोनों का जोड़ कर लीजिए, वो वोट इनको अभी भी आता हुआ दिख रहा है। उसके करीब इर्द गिर्द जब सभी पार्टियों का, महागठबंधन के सभी पार्टियों का आप वोट प्रतिशत जोड़ेंगे तो वो निकल करके आएगा कि हाँ उसके इर्द गिर्द इन लोगों का वोट प्रतिशत है, ऊपर या नीचे। लेकिन सीटों में नहीं आप तब्दील कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप 30%, 35% एक तरफ रहिए और बाकी एक तरफ, तो परिणाम वही होगा जो बिहार का है, दिखा है। उत्तर प्रदेश में भी अगर यही रहा, मुसलमान और यादव एक तरफ गोलबंद हुए भी और इनके खिलाफ तमाम लोगों का ध्रुवीकरण हो गया, तो परिणाम ऐसा ही होगा, प्रचंड होगा, जैसा बिहार में हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी योगी की सरकार उसी तरीके से आ जाएगी। क्योंकि एक प्री इनकम्बेंसी इन दिनों चल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी शब्द पहले बहुत हावी रहता था, सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट सबसे ज्यादा किसी शब्द का इस्तेमाल करते थे तो वो था एंटी इनकम्बेंसी। आज की तारीख में एक प्री इनकम्बेंसी शब्द चला है, छाया हुआ है, और ये प्री इनकम्बेंसी इंपैक्ट भी डाल रहा है। बिहार में प्री इनकम्बेंसी का इंपैक्ट देखने को मिला। महाराष्ट्र भी उसका उदाहरण है, हरियाणा भी उसका उदाहरण है। तो ये प्री इनकम्बेंसी वाले स्टेट जहां सरकारें होती हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता है, क्योंकि सरकार बेहतर चल रही होती है तो उसके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोग, ये सरकार चली न जाए उसको बचाने के लिए लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। बिहार में ये देखने को मिला, ये सरकार चली न जाए। जिस तरीके से कुछ लोग हुटिंग कर रहे थे, हावी होने की कोशिश कर रहे थे, चुनाव पूर्व ही अपने आप को विजेता बता रहे थे, तो एक वर्ग में ये माहौल बनाया कि भैया ये अगर जीत जाएंगे तो ये वाली सरकार चली जाएगी, हमारी वाली चली जाएगी, तो हमारी वाली को बचाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अक्सर ये कहा जाता है कि वोट प्रतिशत जब बढ़ता है, इसका मानिए कि एंटी इनकम्बेंसी है, लोग सरकार बदलने के लिए वोट करने आते हैं। लेकिन बिहार ने पेश किया वो उदाहरण कि नहीं, सरकार बचाने के लिए भी लोग आते हैं। और जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो एक कारण यह भी मान लीजिए कि सरकार बचने वाली है, बिहार उसका बड़ा उदाहरण। हाँ, सरकार बचने वाली है, सरकार बचाने के लिए लोग खड़े हो रहे हैं। तो बिहार में जो प्री इनकम्बेंसी रहा, वो प्री इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये सारे जो नेता हो चुके हैं, ये विचारधारा समाजवादी थोड़ा पुराना सा लगने लगा है, इसमें नयापन का अभाव है, तो नए चंक इसमें नहीं जुड़ रहे हैं। और जब तक नए चंक नहीं जुड़ेंगे तो एमवाई समीकरण के भरोसे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। कुछ नहीं कर पाइएगा मतलब सरकार नहीं बना पाइएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, पश्चिम बंगाल में भी जहां 30% के करीब मुस्लिम आबादी है, वहां भी सिर्फ अगर मुसलमानों और एक जातियों को लेकर के अगर कोई सरकार बनाने की कोशिश करे तो संभव नहीं है, जब तक समग्रता में चीजें नहीं हो। जी बिल्कुल सर, ओवैसी फैक्टर के बारे में जानना चाहूंगा। आपने जिक्र किया सीमांचल का, जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। ओवैसी ने साफ तौर पर चुनाव के दौरान ऐलान कर दिया था कि मैं यहां पर खड़ा हूं, कांग्रेस के नेता यहां पर आकर दिखाएं, मैं बाहर का इंसान नहीं हूं। पिछले बार भी ओवैसी ने 5 सीटें हासिल की थी, इस बार भी। जिस तरीके से ओवैसी का जनाधार मुसलमानों में बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से भरोसा मुसलमानों का ओवैसी के ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं अपनी भागीदारी ना तो कांग्रेस दे पा रही है, ना आरजेडी ने दी, और ना ही समाजवादी पार्टी दे पा रही है भागीदारी। तो क्या आपको लगता है कि अब मुसलमान एक नए रास्ते को तलाश रहे हैं, और अगर मुसलमान नए रास्ते को तलाशेगा तो परेशानी आरजेडी को भी हुई और परेशानी समाजवादी पार्टी को भी हो सकती है? सर क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल सही समझ रहा हूं जो आप समझा रहे हैं। वैसी ही स्थितियां हैं। ओवैसी ने महागठबंधन का खेल खराब किया। महागठबंधन का खेल खराब करने से भी आगे की बात है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने वैकल्पिक राजनीति की ओर कदम बढ़ा दिया है और पूरे देश में उस पर मुसलमान भरोसा जता रहे हैं। बिहार उसका बानगी रहा। इसको इस तरीके से मत समझिए कि 5 सीटें ओवैसी की आ गई। ओवैसी ने चैलेंज करके उन 4 सीटों को जीता, जो 4 विधायक इनके भाग गए थे आरजेडी में। बिल्कुल। यानी ओवैसी को कुछ इस तरीके से समझना चाहिए कि जो जीत जाए उसे तो कहते ही हैं जादूगर, जो जीती हुई बाजी को हार जाए और हारी हुई बाजी को फिर से जीत जाए, उसको और बड़ा जादूगर कहते हैं। उसे हैदराबाद वाला जादूगर कहते हैं, जो ओवैसी ने साबित किया है बिहार की राजनीति में। ये सिकंद डाले हुए है महागठबंधन के तमाम पार्टियों पर, कांग्रेस पर, आरजेडी पर, वाम दलों पर, जो रहनुमा होने का दावा पेश किए हुए अरसे से रहे हैं मुसलमानों का। मुसलमानों ने अब इनकी
रहनुमाई वाली दावेदारी को खारिज करना शुरू कर दिया है। और ओवैसी के तौर पर नए रहनुमा को पेश मुसलमान अपने भीतर से कर रहे हैं। और जो आप हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, तो हिस्सेदारी वाकई नहीं मिली उनको। बिल्कुल। संख्या के हिसाब से महागठबंधन के भीतर, महागठबंधन जो कि नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जिसको इंडिया ब्लॉक कहते हैं, उसमें बिहार चुनाव में तो हिस्सेदारी इनको नहीं मिली। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने 18 सीटें दी थी, 18 या 19 सीटें दी थी, उसमें से 8 विधायक आरजेडी के कोटे से मुसलमान जीत करके आए थे। इस बार मात्र 9 सीट लड़ने के लिए ही मुसलमानों को दिया आरजेडी ने, यानी जीती हुई सीटों से मात्र एक ज्यादा। तो ये किस फॉर्मूले पर काम कर रहे थे पता नहीं चला। तो ये जो संख्या इनकी घट रही है ना, ये बेचैनी है कि ये लोग भी चाहते हैं कि अब हम आपके नहीं है, हमारे यहाँ आपकी हिस्सेदारी दावेदारी नहीं, आप जहां जाना है जाएं, जाने चले जाए। ये लोग बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात बोल रहे हैं आप कि बिहार के मुसलमानों ने ये आईना दिखा दिया है विपक्ष को कि अब अपना पिछलग्गू हमें मत समझिए, अब हम दरी नहीं बिछाएंगे। खैर, संकेत मिल गए हैं बिहार की राजनीति से, बिहार के नतीजों से साफ तौर पर संकेत मिल गए हैं कि एमवाई समीकरण बदल चुका है, एमवाई समीकरण की परिभाषा बदल चुकी है, एमवाई समीकरण अब टूटकर बिखर गया है। जिस समीकरण के सहारे अखिलेश यादव यूपी में सपना देख रहे हैं सीएम बनने का, वो समीकरण अब टूटकर बिखरने वाला है। तो जाहिर तौर पर मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ का रास्ता साफ नजर आ रहा है 2027 में। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि बिहार के चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगने वाला है और योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से बनने वाली है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।